Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today I will teach you 4 chapter. So मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर हेल्पफुल रहे, तो बिना किसी डिले के लेट गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले हम संस्कृति तथा समाजीकरण का मीन समझेंगे कि सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग संस्कृति तथा समाजीकरण का मतलब क्या होता है. जैसे कि अब हम जानते हैं जो संस्कृति होती है, कल्चर जो होते हैं, लोगों का क्या कल्चर होता है, क्या उसकी बोली होती है, क्या उसके रीति रिवाज होते हैं, क्या भाषाएं होती हैं, क्या उसका पहनावा होता है, क्या उसकी प्रथाएं विचार होते हैं, ये सब उसकी संस्कृति मत है. बट सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग, समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग संस्कृति का मतलब कुछ अलग है. कि जो भी व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति ने जो भी प्राचीन काल से मतलब कि पहले से जो भी कुछ सीखा है आधुनिक काल तक, मतलब कि अब तक जो भी उसने कुछ सीखा है वह उसकी संस्कृति कहलाएगी, है ना. वह उसकी संस्कृति कहलाएगी, उसके संस्कार, उसके विचार, उसके आदर्श. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी उसने कुछ कमाया हो, कार, मेज एक्सेट्रा, लिखना पढ़ना, ये उसकी संस्कृति कहलाएगी. और अगर उसकी संस्कृति हम उससे ले लें तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं होगा. तो यही हम संस्कृति कहलाएंगे, जो कि ये संस्कृति उसकी डेली लाइफ में भी यूज़ होती रहती है. तो ये तो हुआ संस्कृति. अब है समाजीकरण. समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण समाज को समझने की प्रक्रिया है. मतलब कि समाज में जो भी कुछ हो रहा है उसके हम भागीदार बने, उसके जागरूक रहें, उसके मतलब कि कुछ भी संगठन बनाए जा रहे हैं न्याय के खिलाफ, संघर्ष के खिलाफ, उसका हम साथ दें और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, तो उसे हम समाजीकरण कहेंगे, समाज का समाजीकरण कहेंगे. सो चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया आई होप. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. सामाजिक अंतक्रियाओं के द्वारा संस्कृति सीखी जाती है. मीन्स सामाजिक अंतक्रियाओं के द्वारा ही संस्कृति सीखी है. मतलब कि लोगों से बातचीत करने के थ्रू हम उसकी संस्कृति को सीख सकते हैं, और जिससे उसमें विकास होता है, संस्कृति में विकास होता है, लोगों के दायरा बढ़ता है, ये सब. तो फिर हमारा है अब नेक्स्ट है डायरल के अनुसार संस्कृति किसे कहते हैं. डायरल के अनुसार संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान आती है, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथाएं और अन्य क्षमताएं, आदतें सम्मिलित हैं, जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में ही ग्रहण करता है. समाज के सदस्य के ही रूप में उसे ग्रहण करता है, लोगों से अंतक्रियाओं के थ्रू उसे ग्रहण करता है, तो वो उसकी संस्कृति कहलाएगी. सो हम संस्कृति को और किस वे में और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, ठीक है. तो उन्होंने बताया है सोचने, अनुभव करने और विश्वास करने का एक तरीका है संस्कृति, ठीक है. लोगों के जीने का एक संपूर्ण तरीका है संस्कृति. संस्कृति का अकॉर्डिंग ही वो जीते हैं, उनका लाइफस्टाइल ही जीता है. व्यवहार का सारांश है, मतलब कि उसकी अगर जो भी जैसा भी कुछ सीखेगा लोगों के द्वारा वैसे ही वो व्यवहार करेगा. अगर वो कुछ अच्छा सीखेगा तो वो अच्छा व्यवहार करेगा, बुरा सीखेगा तो बुरा व्यवहार करेगा, ठीक है. सीखा हुआ व्यवहार है, यानी कि अगर जो संस्कृति होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है. जो बड़ों से सीखते हैं वो खुद वो भी उसे फॉलो करते हैं, तो उसे एक संस्कृति मतलब कि कहेंगे. सीखी हुई चीज़ों का एक भंडार है, वही आ जाएगा जो वो सीखते हैं, वही व्यवहार में लगते हैं, और एक भंडार है ताकि उन्हें कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाने पड़ते. और से जो उनकी पहले की संस्कृति है वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल, अपना जीवन आगे करते हैं. सामाजिक धरोहर है जो कि व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है, ठीक है. सामाजिक धरोहर है, व्यक्ति अपने समूह से ही प्राप्त करता है संस्कृति, ठीक है. सो ठीक है. अब ये है बार बार घट रही समस्याओं के लिए मानवीकृत दिशाओं का एक समुच्चय, यानी कि जो भी समस्याएं होती हैं उनके लिए एक दिशा बताते हैं कि हमें तुम्हें यह करना चाहिए संस्कृति के अकॉर्डिंग, है ना. एक समुच्चय है. व्यवहार के मानवीय नियमितीकरण हेतु एक साधन है. व्यवहार के हेतु यानी कि वो कैसा बिहेवियर रखते हैं, क्या क्या, वो तो एक साधन है. मतलब कि उसे हम उससे अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जीवन तथा संस्कृति के विविध परिवेशों का उद्गम विभिन्न
व्यवस्थाओं के कारण होता है, यानी कि मतलब कि जीवन तथा संस्कृति के विविध परिवेश होते हैं, विविध पहलू होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग विभिन्न व्यवस्था के कारण होते हैं कि कोई भी सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंग उसका जीवन लाइफस्टाइल बदलता है, उसकी संस्कृति में थोड़ा परिवर्तन आता है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक तक पहुँचने होने से आधुनिक संस्कृति द्वीपों में रहने वाली महाद्वीप जनजातियों की संस्कृति से बेहतर नहीं हो सकती। यानी कि ये कह रहे हैं जो आधुनिक विज्ञान आज का जो समाज है और तकनीकी तक पहुंच चुका है, काफ़ी सारे इवेंट वगैरह आविष्कार हो रहे हैं, जो आधुनिक संस्कृति थी जो द्वीपों में मतलब कि जनजातियाँ रहती थी उनसे बेहतर नहीं है, क्योंकि जो जनजातियाँ होती थी वो अपनी एक जो कल्चर होता है, वो अपनी संस्कृति होती है, वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, उसका नियम पालन करते हैं, उसको कह रहे हैं। सो ये तो हो गया हमारा संस्कृति के ऊपर। अब हमारा आएगा संस्कृति के आयाम क्या होते हैं। संस्कृति के आयाम बेसिकली 3 होता है। मैं आपको पढ़ाती हूँ। सांस्कृतिक संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि सांस्कृतिक संज्ञानात्मक पक्ष सोचने की क्षमता से होता है। संज्ञानात्मक पक्ष सोचने की क्षमता से हम संज्ञानात्मक पक्ष कह सकते हैं। संज्ञानात्मक एक संबंध से है अपने वातावरण से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को हम किस तरह से उपयोग ला सकते हैं, जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं वो किस तरह से हम समझ कर उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उसे संज्ञानात्मक पक्ष कहेंगे। ठीक है। मानवीय पक्ष में लोक रीतियाँ, लोकचार, प्रथाएं, परिपाटिकाएं और कानून शामिल हैं। है ना। यह मूल्य और नियम है, यानी कि है ना, मूल्य और नियम जो मानव द्वारा बनाए गए कुछ होते हैं, कुछ नियम जो बने जाते हैं वो हैं, जो विभिन्न संदर्भों में सामाजिक व्यवहार को एक दिशा निर्देश करते हैं। यानी कि विभिन्न अलग अलग वे में मानव समाज को दिशा निर्देश यानी कि डायरेक्शन देते हैं, सही राह पे चलाते हैं। सभी सामाजिक मानकों के साथ स्वीकृति होती है और जिससे अनुरूपता को बढ़ावा देती है, जो अनुरूपता में बढ़ावा देती है। अगर लोग इनको मानेंगे, मूल्यों और नियमों को मानेंगे, तो इससे उनको दिशा निर्देश मिलता है, उनको डायरेक्शन मिलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, जिसके कारण अनुरूपता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट है संस्कृति के भौतिक पक्ष। संस्कृति के भौतिक पक्ष में आपका औजार, तकनीकों, भवन या यातायात के साधनों के साथ साथ उत्पादन या फिर संप्रेषण के उपकरणों से संदर्भित है। यानी कि जो यातायात मतलब कि भौतिक पक्ष वह पक्ष होते हैं या अप्राकृतिक होते हैं और जो कि ये मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ये सब जो भी मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो सब इसी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, तो जिससे मानव को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, उसका जीवन स्तर बढ़ता है, उसी को हम भौतिक पक्ष कहेंगे। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संस्कृति के 2 मुख्य आयाम बताइए। संस्कृति के 2 मुख्य आयाम कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है भौतिक और एक होता है अभौतिक। तो जो ये भी पूछ लेते हैं, संस्कृति के मुख्य प्रकार बताइए, तो भी आप भौतिक और अभौतिक लिखोगे, ये नहीं लिखोगे सांस्कृतिक संज्ञानात्मक। ये आयाम है, अगर वो बोलेंगे कि सांस्कृतिक आयाम बताइए तो आप तीनों लिख देंगे। अगर आप संस्कृति के मुख्य आयाम बताओ या फिर संस्कृति के प्रकार लिखेंगे तो आप भौतिक और अभौतिक लिखेंगे। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसीलिए आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो हमारा फर्स्ट है भौतिक। मैंने आपको पहले बताया, भौतिक आयाम उत्पादन बढ़ाने तथा जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे जो भौतिक पक्ष जो मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं होती हैं, औजार, तकनीकें, भवनें, यातायात के साधन, जिससे मानव का जो जीवन स्तर होता है वो ऊपर ही बढ़ता है, इससे वो आगे बढ़ता है, इसी को उसे हेल्प मिलती है आगे बढ़ने के लिए, तो हम इसे भौतिक पक्ष में कहेंगे। और औजार, तकनीक, भवन, यातायात एक्सेट्रा, इसके अंदर इसके उदाहरण हैं, तो भौतिक पक्ष में ये सब आ जाएंगे। दूसरा है टॉपिक अभौतिक। एक होता है भौतिक, एक होता है अभौतिक। अभौतिक में 2 चीज़ इंक्लूडेड होती हैं, संज्ञानात्मक और मानवीय पक्ष। ठीक है।
संज्ञानात्मक और अमानवीय पक्ष अभौतिक में शामिल होती हैं। तो इसको इस वे में आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल उसके हैं हमारे प्रथाएं, रीतियाँ, विचार, आदर्श एक्सेट्रा। ठीक है। तो अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि संस्कृति के एकीकृत कार्यों हेतु भौतिक तथा अभौतिक आयामों को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। ये बोला है इसके अंदर कि जो संस्कृति के जो मतलब कि संस्कृति के अकॉर्डिंग भौतिक और अभौतिक जो वो होते हैं आयाम होते हैं, इनको एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, जिससे बैलेंस बना रहता है। अगर इनका थोड़ा भी आगे पीछे हो जाता है तो ये स्टेटमेंट आती है कि भौतिक आयाम तेजी से बदलते हैं तो मूल्य और मानकों की दृष्टि से अभौतिक पक्ष पिछड़ जाते हैं। इसे सांस्कृतिक पिछड़ापन या कि सांस्कृतिक की पिछड़ापन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछते हैं कि सांस्कृतिक पिछड़ापन किसे कहते हैं या फिर सांस्कृतिक विलंबना किसे कहते हैं। ये दो आते हैं कि सांस्कृतिक पिछड़ापन बताइए किसे कहते हैं या फिर सांस्कृतिक विलंबना किसे कहते हैं। मैं लिख देती हूँ। सांस्कृतिक विलंबना किसे कहते हैं, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बिल्कुल याद रखोगे। सांस्कृतिक पिछड़ापन और सांस्कृतिक विलंबना किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जब भौतिक और अभौतिक संस्कृति का आगे पीछा हो जाता है। जैसे कि मैं समझ भौतिक संस्कृति में तेज़ी से परिवर्तन आते हैं, तकनीक में परिवर्तन आते हैं, उनके मतलब कि जैसे कि मॉडर्न हो जाता है, बहुत जल्दी आती है, लाइफस्टाइल बदलता है, लोगों का रहन सहन बदल जाता है। लेकिन जो अभौतिक पक्ष होते हैं, अभौतिक आयाम होते हैं, जैसे कि उनकी सोचने करने की क्षमता, उनके रीति रिवाज, उनकी प्रथाएं, उनमें परिवर्तन नहीं आता जल्दी से नहीं, और अगर आते भी हैं तो वो जल्दी से स्वीकार नहीं करते। और भौतिक पक्ष में अगर परिवर्तन आते हैं तो लोग जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं, जिसके कारण दोनों संस्कृति में एक आगे निकल जाती है और एक पीछे रह जाती है। तो इससे एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से पिछड़ जाती है। इसी को सांस्कृतिक पिछड़ेपन या फिर सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ मेक श्योर इसे अच्छे से लर्न कीजिए। मैं एक और बात समझा देती हूँ कि सांस्कृतिक पिछड़ेपन या फिर सांस्कृतिक विलंबना से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन होता है। तो आप संस्कृति में परिवर्तन तो आते रहते हैं, जिसकी वजह से भौतिक और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो भौतिक संस्कृति होती है, जो मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं होती हैं, उनमें जल्दी से तेज़ी से परिवर्तन आते हैं, क्योंकि मानव के द्वारा मतलब कि वो अलग अलग आविष्कार करते रहते हैं, कुछ ये करते हैं। तो वो बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे पहले वो साइकिल चलाते थे, अब वो बाइक, कार एक्सेट्रा चलाते हैं, तो ये परिवर्तन आते हैं। जो अमानवीय जो अभौतिक होती हैं, उनके अंदर जैसे कि प्रथाएं, रीति रिवाज जो आते हैं, उनमें तेज़ी से परिवर्तन नहीं आते। कुछ परिवर्तन आते भी हैं तो लोग उसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वो दोनों की जो होती है जो दोनों एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से पिछड़ जाती है। इसी को ये स्थिति जब उत्पन्न होती है, जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से पिछड़ जाती है, तो उसको हम सांस्कृतिक पिछड़ेपन या फिर सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। ये आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। सो अब हमारा नेक्स्ट है भौतिक और अभौतिक को अच्छे से बताना है कि भौतिक संस्कृति किसे कहेंगे, उसे और डिटेल में बताइए। ठीक है। तो जो भौतिक संस्कृति होती है वो मूर्त होती है, यानी कि उनको देखा जाता है, देख सकते हैं। और जो अभौतिक संस्कृति होती है अमूर्त होती है, हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि किताब, पेन, कॉपी इत्यादि। लेकिन अभौतिक संस्कृति को हम छू नहीं सकते, नहीं देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे कि विचार, आदर्श इत्यादि। ठीक है। अब हमारा आएगा भौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से माप सकते हैं, भौतिक रूप से उसकी क्वालिटी जैसे क्वांटिटी हम बता सकते हैं। लेकिन अभौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से आसानी से नहीं माप सकते, ना ही उसे हम बता सकते। अब है हमारा भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तेजी से आते हैं, क्योंकि संसार में परिवर्तन तेजी से आते हैं, उसमें परिवर्तन तेजी से आते रहते हैं और उसमें जल्दी से नहीं आते। ठीक है। परिवर्तन तेजी से नहीं आते। और अभौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन होते हैं वो धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि लोगों के विचार होते हैं वो धीरे धीरे ही बदलते हैं। ठीक है। लोगों के जो विचार होते हैं वो धीरे धीरे ही बदलते हैं। भौतिक संस्कृति में कुछ नई चीज़ें का आविष्कार होता है। भौतिक संस्कृति में कुछ ना कुछ चीज़ों का आविष्कार होता रहता है, जिसका लाभ जो ना सभी व्यक्ति को मिलता है, सभी को प्राप्त होता है। लेकिन अभौतिक संस्कृति के तत्व का लाभ सिर्फ उसी समाज के सदस्य उठा सकता है। ठीक है। जो भी उसके तत्व मतलब कि जो भी अभौतिक में जो भी कुछ तत्व मतलब कि तत्व में आएगा, हमारे
प्रथा, आदर्श, उसके मुख्य तत्व कौन कौन, प्रथाएं, आदर्श, विश्वास, परंपराएं, ज्ञान, संस्कार एक्सेट्रा, तो वो केवल उसी समाज के सदस्य उठा सकता है। अब है हमारा भौतिक संस्कृति के तत्व आकर्षक होते हैं, इसलिए हम इसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। जो भौतिक संस्कृति के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि कुछ भी जैसे कि हमें, जैसे कि कार है, कार आविष्कार, मतलब कार का आविष्कार हुआ, लोग उसे देखकर मतलब कि एकदम अट्रैक्टिव होते हैं, उनके अंदर एक खिंचावपन होता है जिससे लोग उसे एकदम से उसकी तरफ खिंच जाते हैं और उसको एकदम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अभौतिक संस्कृति के तत्व आकर्षक नहीं होते, इसमें आने वाली परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन इसमें कोई आकर्षक नहीं होता। ऊपर से जब भी कुछ परिवर्तन आते हैं तो लोगों को बुरे ही लगते हैं, लोगों का मन ही कहता है नहीं ये गलत है, ये गलत है, इसलिए उसे मानना नहीं पड़ता। इसीलिए उसके अंदर परिवर्तन जो आते हैं उनको स्वीकार नहीं करते, स्वीकार करते हैं कुछ लोग, करते हैं कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते, इसीलिए उसे स्वीकार नहीं किया जाता। मेक श्योर आपको मेरी यहाँ तक वीडियो समझ में आई। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे जो भी मैंने आपको बताया है वो समझ में आया हो। तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।